Hello students, welcome to Swarnim Kaizen Institute, Ringas. This is Pradeep Saini, your physics tutor for NEET and JEE. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायमेंशन की उस एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं जिस पर नीट और जेई में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो पिछले वीडियो लेक्चर तक आपने डायमेंशंस की जो है 2 एप्लीकेशन स्टडी की है। आज हम उसकी थर्ड एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं, राइट। सो थर्ड एप्लीकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अभी पहले भी कह चुका हूं कि अभी कुछ ईयर्स के अंदर, रिसेंटली ईयर्स के अंदर आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन नंबर 3। टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। आपको क्या एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, या इससे रिलेटेड कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया जाता है, चाहे वो एग्जिस्ट करे चाहे नहीं करे, बट उस पे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए आपको इसको बिल्कुल तरीके से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में हम लोग इसके अंदर जेई और नीट में जो एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो क्या कहती है ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन ये कहती है आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज क्यू, एक्स वाई जेड, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, राइट। वो फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ध्यान से सुनना, कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, सच एज एक्स, वाई और जेड। मैंने से बोल दिया कि इन पे ये वाली डिपेंड करती है, राइट। तो हमसे पूछा गया है कि इन चारों में रिलेशन बताइए, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। मतलब क्या ये ऐसे है x इज इक्वल टू q इज इक्वल टू x y z, या फिर q इज इक्वल टू x स्क्वायर y अपॉन z की पावर 1/2, या समथिंग कुछ भी, क्या इनमें रिलेशंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, राइट है। तो इसके लिए आप खुद सोचिए, जब हम इनमें रिलेशन पता नहीं है, या इनकी पावर आएगी, ये प्लस में आएगी या फिर मान लीजिए माइनस में आएगी, इनके बारे में नहीं पता, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए यहां ये जो है वो डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है। जो डिपेंड करने वाली क्वांटिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहते हैं उसको? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये आपकी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। और जो डिपेंड नहीं करती हैं, जो अपने आप में खुद इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सही है। इसका मतलब ये सब क्या है? फंडामेंटल है, और ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। आप सॉल्व करने का तरीके पे आइए। ये इसलिए बताया है कि जब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएगा उस समय इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको लिख लीजिए आप। जो डिपेंड कर रही है वो प्रोपोर्शनल होगी एक्स, वाई और जेड, राइट। बट इनकी जो डायमेंशंस हैं यहां पर क्या है नहीं पता। और देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल की पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं, फंडामेंटल की पावर्स को। तो एक्चुअली में हमें पावर्स निकालनी है। क्या निकालनी है? पावर्स। तो पावर्स निकालने के लिए आप मान लीजिए इसकी पावर a है, इसकी पावर b है और इसकी पावर c है। इनकी पावर्स मतलब फंडामेंटल्स की पावर abc मान लिया आपने, राइट। और अब abc को आप फिजिक्स की लैंग्वेज में डायमेंशन भी तो बोल सकते हो यहां पर, कि ये एक्चुअल में डायमेंशंस हैं किसकी? x, y और z की, राइट। ये आपने कर लिया, ऐसा लिखना आना चाहिए। अगर आपने इतना काम कर लिया उस क्वेश्चन को, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यही पहला काम है आपका। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे समझो। मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। सपोज ये गिवन है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is depends on the
mass of bob means m, length of string L, and acceleration due to gravity small g. ये कहा गया टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर डिपेंड करता है. देन फाइंड रिलेशन, या क्या बोला जाएगा, फॉर्मूला ऑफ टी, यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताइए. ठीक है, तो देखो अब इसमें सबसे पहला पहचानने वाली बात है कौन यहाँ डिराइव्ड है, कौन हमारे पास फंडामेंटल है. यहाँ देखिए कौन किस पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस किस पे, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है. राइट, मैं अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो उसमें समझना है कि वो लैंग्वेज हमें कहती क्या है, उसको समझना है. खैर इसमें सिंपल सा क्वेश्चन हमने बनाया है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, L एंड G. ये लिखा आपने क्योंकि ये डिराइव्ड, ये तो आपकी हो गई फंडामेंटल और ये क्या हो गई डिराइव्ड. अब यहां आपने लिखा इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C. ये वाली केस बन गया सेम टू सेम, हमने लिखना सीख गए. अब क्या करना है आपको, इन सब में डायमेंशंस लिखनी है. जैसे T इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक कांस्टेंट आएगा उसको हटाएंगे तो M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C बन जाएगा. अब आपको क्या करना है, डायमेंशंस लिखनी है सबकी. जैसे इसकी पावर डायमेंशन क्या होगी, M0, L0, T1, ये इसकी डायमेंशन होगी. दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी यहाँ पे. M क्या है, मास, मास की डायमेंशन क्या होती है M1, L क्या होगा 0, T भी क्या होगा 0, ये मास की डायमेंशन. इसकी जो डायमेंशंस लिखी जाएंगी वो क्या रहेंगी A. अब लेंथ, लेंथ के क्या लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला M L T, तो T तो 0 रहेगा लेंथ के लिए, मास भी 0 रहेगा और L लिखा जाएगा. इसकी डायमेंशन कितनी D, और एक्सेलरेशन क्या होती है M0 L T माइनस 2 और इसकी डायमेंशन कितनी C. ये आपने सबकी डायमेंशन लिख ली. अब इसके बाद क्या करना है, इन सबको लिख लीजिए. देखो M की पावर यहां कितनी A, यहां कितनी 0, यहां भी कितनी 0, L की पावर यहां कितनी 0, यहां कितनी B और यहां कितनी C, तो B प्लस C. राइट भाई, इसमें बेस कॉमन हो गया, सेम हो गया, तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. T की बात करते हैं. T की पावर यहां कितनी 0, यहां कितनी 0, यहां कितनी माइनस 2C. राइट, सो दिस इज M L and T माइनस 2C, M0 L0 T1. ये आपका बन गया. अब क्या करना होता है, इसको सॉल्व करने के लिए कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर किसका कंपेरिजन करना है, डायमेंशंस का कंपेरिजन करना है. इधर M की पावर कितनी है A, इधर कितनी है 0, तो A इज इक्वल टू कितना आया 0. कंपेयर करेंगे तो A इज इक्वल टू 0. B प्लस C, L की पावर B प्लस C, इधर कितना 0, तो B प्लस C इज इक्वल टू 0. B प्लस C इज इक्वल टू 0. T को देखिए यहां से कितना आ रहा है माइनस 2C इज इक्वल टू 1, माइनस 2C इज इक्वल टू 1. सो C इज इक्वल टू माइनस 1/2. C इज इक्वल टू कितना आया माइनस 1/2. A इज इक्वल टू कितना आया 0, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए B इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस C, सो B इज इक्वल टू प्लस 1/2. ये वाली वैल्यू यहाँ पुट अप करता. अब देखिए ये हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, डायमेंशंस. राइट, इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली, A0, B हाफ और C माइनस हाफ. अब देखो रिलेशन बन के सामने आ गया हमारे सामने. देखिए रिलेशन कहां से बनाओगे, यहां से. T इज इक्वल टू K, T इज इक्वल टू K, M की पावर A मतलब 0, L की पावर B मतलब हाफ और G की पावर C मतलब माइनस हाफ. राइट, आपने लिखा T इज इक्वल टू K, M की पावर 0 का मतलब 1, L इसको नीचे ले जाइए, G हो जाएगा, लगा क्या देंगे रूट.
राइट। सो आपके पास एक रिलेशन आया जिसको आप लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L बाई G। क्या पता चलता है यहां से ये पता चलता है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन L एंड G ओनली, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब। ये बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है। यहां से क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में, इस की बात करते हैं। फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, ये फॉर्मूला फिजिक्स में करेक्ट फॉर्मूला है, बट यहां के नहीं होता। और यही इसकी लिमिटेशन है डायमेंशंस की, कि हम लोग जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू डायमेंशन के थ्रू नहीं निकाल सकते। ये इसकी लिमिटेशन होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट दिस k इज इक्वल टू 2 पाई। बाय एक्सपेरिमेंट दिस k इज इक्वल टू 2 पाई, सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G। दिस इज योर राइट आंसर। बट रिलेशन तो हमने निकाल लिया, क्वेश्चन तो यही था कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है हम लोग रिलेशंस निकाल सकते हैं। अब इसमें तो क्या है कि बड़ा सिंपल सा दिया हुआ था कि ये इस पर डिपेंड करता है, इसलिए आसानी से हो गया। बट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो हम लोग करके देखते हैं अभी, उससे हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं बार बार फंडामेंटल और डिराइव्ड क्यों बोल रहा था। उसका मीनिंग मैं अभी आपको बता देता हूं। पॉज कर लीजिए, फटाफट लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2014 में ये क्वेश्चन आया। इसने क्या बोला देखिए, उस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V, टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास विल बी। क्या होगा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहां पर मैं Q प्रोपोर्शनल टू x y z वाली जो फॉर्म है उसको लिखूं कैसे, तो यहां समझना पड़ेगा कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। उसके लिए आप देखिए क्या बोला गया है, कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, E, V और T। इनको मैंने क्या बोला था, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। किसका फॉर्मूला पूछ रहा है, मास का, तो Q क्या है यहाँ पे, मास है। समझ आया। तो ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप खुद सोचिए कि फंडामेंटल तो हमारे पास एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता नहीं, तुम्हें एमएलटी की फॉर्म में नहीं लिखना, तुम्हें इनको फंडामेंटल मानना है। किसको, एनर्जी को, वी को और टी को। जब इनको फंडामेंटल मानना है तो उस वाले केस में इसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताइए, ठीक है ना। दिस इज टी। चलिए तो शुरू करते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। क्या बनेगा बताइए। यहां से लिखोगे आप मास इज प्रोपोर्शनल टू E, V एंड T। हो गया, वैसे की वैसे पावर्स क्या होगी, A, B एंड C। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मास के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, m लिखा जाएगा, L और T तो 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू यहां पे k आएगा, m इज इक्वल टू k E की पावर A, V की पावर B, T की पावर C। So this will be डायमेंशनलेस k। यहां एनर्जी की डायमेंशन लिखनी है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2 t-2, और इसका डायमेंशन कितना है यहाँ पे a। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt-1, पावर कितनी b, और टाइम को क्या लिखते हैं t, और पावर कितनी c। ये आपने लिख दिया है। यहां से आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, m की पावर यहां कितनी है a, यहां कितनी है 0, यहां पे कितनी है 0, m कंप्लीट। l की पावर देखिए यहां कितनी है 2a, राइट। l की पावर यहां कितनी है प्लस b कर दीजिए, ठीक है, और यहां कुछ है नहीं। t की पावर यहां कितनी है -2a, यहां कितनी है -b, और यहां कितनी है प्लस। सही है। अब क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। कंपेयर करना है किसको, इन एमएलटी की पावर्स को। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से आप देखेंगे क्या, एम एल
इसका मीनिंग यही तो है, m L0 और t भी 0। इधर से देखिए ये कितना a इधर किसके इक्वल 1 के, एक तो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इधर देखिए कितना है 2a प्लस b, 2a प्लस b किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। और थर्ड है हमारे पास -2a माइनस b प्लस c, दिस वन इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। अब a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है 2a इज इक्वल टू माइनस b, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 1 माइनस के साथ में, तो -2 आ गया b की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। c की वैल्यू निकालो यहां से, देखिए -2 इंटू 1 दिस वन माइनस b इंटू -2, -2 कितना हो जाएगा +2, प्लस में क्या आएगा c इज इक्वल टू 0। यहां अगर हम बात करें ये -2 और ये +2 कितना हो गया 0 हो गया, तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई 0। c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 0 आ रही है आपके पास। बस देख लेना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो a b एंड c। आगे बात करते हैं, अगर आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई तो इस फॉर्मूले को आप काम में ले सकते हैं और आप क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू k e की पावर a मतलब 1, v की पावर b मतलब -2, c की t की पावर c मतलब 0, राइट। तो यहां पे डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ मास की हम बात करें तो m इज इक्वल टू, अगर मैं k को नहीं लिखूं या k के साथ लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं e v-2 और t 0, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, वो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। किसी में k गिवन होता है और किसी में नहीं होता है। नहीं होता है तो किसकी फॉर्म में मिलेगा, वो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में होगा, और अगर k होगा तो किसकी फॉर्म में मिलेगा इक्वल की फॉर्म में होगा। तो e v-2 और t 0, दिस इज योर आंसर, राइट, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लिख लीजिए। अब जेई एडवांस और नीट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं, उसके बाद इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। फटाफट छाप लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं नीट 2016 और एडवांस में आया 2015 में। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एक बार पॉज कर लें, खुद सॉल्व करके देखें, ठीक है ना। और जिसका जो आंसर आ रहा है वो जब भी इस वीडियो को देखे एक बार कमेंट में लिखते हैं कि सर मैंने सॉल्व कर लिया था, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। क्या लिखा हुआ देखो, फंडामेंटल, यानी इनको क्या मानना है, फंडामेंटल मानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। थोड़ा सा अगर मैं आपको करेक्शन करूं तो एडवांस में मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो सिंपल इतना सा नहीं आया था, उसमें लेंथ भी पूछा गया था और मास भी पूछा गया। मैं यहां इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं कि पिछले वाले मैंने मास बता दिया था, ठीक है ना। तो उसमें 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे, लेंथ के लिए होगा तो क्या आंसर होगा और मास के लिए होगा तो क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो मैं यहां ये ले रहा हूं, ठीक है। सो हमें समझ में आता है यहां पे फंडामेंटल कौन कौन है, तो आंसर है H, C और कैपिटल G, ये फंडामेंटल हो गए। किसका आंसर पूछा है, लेंथ का, ये लेंथ, ये सर बनाना सीख गए, यही है इसके अंदर, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद केवल आपको क्या आनी चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। सो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें आता है। अब c जो है वो स्पीड होती है, उसका भी हमें आता है, स्पीड वेलोसिटी सब आता है। अब जिन बच्चों को मान लीजिए h का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, g का फॉर्मूला नहीं पता, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको ये कहा है कि अगर किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो कोई फॉर्मूला XYZ, जो फॉर्मूला जिस क्लास में आपने पढ़ा है
उस फॉर्मूले को आप याद कीजिए, वहां से निकाल लीजिए। देखिए कभी भी किसी भी बच्चे को कंप्लीट सभी डायमेंशंस याद नहीं होती है, ठीक है ना, और याद करने की कोशिश मत करना। मैंने केवल 5 डायमेंशन आपको बताया कि अगर आपने 5 याद कर ली, ठीक है ना, तो आप सबके सॉल्व कर सकते हो, वो मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको। खैर इन सबकी डायमेंशन चाहिएगी, तो मैं एक बार लिख लेता हूं सबकी डायमेंशंस। देखिए H की चाहिएगी, H का फॉर्मूला कोई दिमाग में आता हो तो देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू, ठीक है ना। बेसिकली ये जो न्यू होता है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एच एफ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एच एफ हो गया। तो आप यहां से आपको एच की डायमेंशन चाहिए, तो आप लिखोगे ई बाई एफ, ई बाई एफ। ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, तो आप लिखोगे एम एल टू टी माइनस टू, अपॉन में क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डायमेंशन क्या होती है, 1 बाई, देखिए फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो टी इनवर्स हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस हो जाएगी। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, एम एल टू टी, ये ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, -1। ये आपके पास क्या आ गया, एच की डायमेंशनल फॉर्मूला। और क्या चाहिएगा, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। याद है कोई जी, कभी भी आपने पढ़ा हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आप समझते हो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से जी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये बन जाएगा। जब ये बनेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो F की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की m l t माइनस 2, और R क्या है यहाँ पे सबको पता है, डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन मास, ये भी क्या है मास, ये भी क्या है मास, दोनों मास है, तो मास का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ z इज इक्वल टू, ये m की पावर कितनी, 1, नीचे कितनी है 2, ऊपर जाएगा कितना रह जाएगा, -1। L की पावर कितनी है यहाँ पे 1, और यहाँ कितनी है 2, L की पावर कितनी हो गई 3, T की पावर कितनी हो गई -2, राइट। तो ये किसकी डायमेंशन आ जाएंगे आपके पास, कैपिटल G की डायमेंशन, ठीक है ना। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, चेक कर लेना। आगे चलते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। L इज इक्वल टू के एस सी जी, तो हम L की डायमेंशन लिखेंगे L1, M0 रहेगा, T0 रहेगा। दिस इज इक्वल टू के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, H की डायमेंशन अभी आपने निकाली, वो आई हमारे पास M L2 T माइनस 1, M L2 T माइनस 1, राइट। ये H की डायमेंशन। C की डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, L T माइनस 1, और ग्रेविटेशनल की आपने अभी निकाल ली है m माइनस 1 L3 T माइनस 2, ये आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन निकाल ली। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, m कितना 1, यहाँ कितना -1, कितना हो गया 0, राइट। यहाँ कितना L कितना 2, यहाँ कितना 1, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, और 3 कितना हुआ 6, तो ये कितना हो जाएगा 6। T यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना -1, तो कितना हो गया, सॉरी हमने इस पे पावर्स नहीं लगाई है, A B एंड C, राइट। तो इनकी पावर A B एंड C, ठीक है ना, तो हमने पावर्स नहीं लगाई, यहां से देख लेते हैं। यहाँ m की पावर कितनी रह जाएगी A, यहां से कितनी रह जाएगी -C, क्योंकि यहां तो कुछ है नहीं, -C। L की पावर कितनी है यहाँ पे 2, L की पावर 2 2a, यहाँ कितनी है b, तो प्लस b, और यहाँ कितनी है +3c, राइट। और t की पावर की बात करें तो यहाँ कितना है -a होगा, यहाँ कितना होगा -b होगा, यहाँ कितना होगा -2c होगा, राइट। ये आपने लिखा m0 L1 T0, ये आपने डायमेंशंस लिखे। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो पहली क्वेश्चन क्या आएगी, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी यहां से एक बात क्लियर हो गई, a किसके इक्वल है, c के, कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरी बात यहां से देखिए,
दिस इज 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू दिस वन इज 1। और थर्ड यहां से मिल रहा है हमें माइनस a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इस माइनस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 0 में चला जाएगा। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। कहां से निकलेगा, देखो ये a है और ये c है, तो इन दोनों इक्वेशन से b को गायब कर दो, ac आ जाएगा। तो b को गायब करने के लिए ये हमारे पास प्लस है ना, हाँ एक प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, या अगर हम इसको माइनस भी रखते हैं, सबको एक बार मैं माइनस रख लेता हूं, माइनस माइनस। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ तो बचेगा वो क्या आएगा, अगर ध्यान देना, ऐड करना है तो क्या होगा, 2a माइनस a, कितना बचा a, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, और यहां से 3c माइनस 2c प्लस c बचा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0। ठीक है, तो a प्लस c इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और यहां क्या आ रहा है, a माइनस c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपके पास a माइनस c इज इक्वल टू 0 और a प्लस c इज इक्वल टू 1, ये आपका कैंसिल हो जाता है, 2a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/2। अगर a इज इक्वल टू 1/2 है तो c इज इक्वल टू भी कितना होगा, c इज इक्वल टू भी कितना होगा, 1/2 होगा। क्लियर। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b तो कहीं से भी निकाल लो, जैसे यहीं से देख लीजिए, इस वाले से। ठीक है, इसके लिए मैं b की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये कितना है, माइनस a। माइनस a का मतलब a की वैल्यू कितनी, हाफ, दिस इज माइनस b, और ये माइनस 2 इंटू c की वैल्यू कितनी, हाफ, इज इक्वल टू 0। यहां पे देखो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस हाफ माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस हाफ, ये माइनस 1, इसको ले जाइए, ये प्लस का हो जाएगा, कितना बचा, माइनस 3/2, कितना आ रहा है, माइनस 3/2। क्लियर है, और दिस इज इक्वल टू b। ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3/2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से अगर आप ध्यान दें तो आपने a की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू निकाल ली और b की वैल्यू निकाल ली, तीनों की वैल्यूज आ गई। अब कहां पुटअप करना होता है, हमें इसको यहां पुटअप करना है, a b एंड c। यहां इसको पुटअप करके देखिए, जब आप इसको यहां पुटअप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए l इज इक्वल टू k, h की पावर a, h की पावर a, h की पावर a का मतलब हाफ। ठीक है, c की पावर b, c की पावर b, b कितना, माइनस 3/2, और g की पावर c मतलब हाफ। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से, l इज इक्वल टू k, ये माइनस इसको नीचे ले जाइए और ये दोनों क्या है, ऊपर रहेंगे, तो आपका आंसर हुआ, ऊपर तो आएगा रूट में h g, ठीक है, और नीचे कितना आएगा, c की पावर 3/2, c की पावर 3/2 नीचे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपका आंसर कौन सा बना, देखो यहाँ के नहीं लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो कौन सा आंसर बन रहा है, रूट एच जी अपॉन सी की पावर 3/2। ठीक है ना, ये चीज जो है इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ऐसे जो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका फ्री का नंबर होता है, इनको कभी भी गलत हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए, तो ये होगी थर्ड इसकी एप्लीकेशंस। तो ये एप्लीकेशंस हैं। अब हम बात करने वाले इसकी लिमिटेशंस की, फटाफट 5 मिनट में अपन इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, उनको आप यहां से नोट कर लें। जनरली अगर आप समझ पाए तो हम लोगों ने खुद ने जो किया है उन्हीं को मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, इन सबसे पहले एक चीज और बताता हूँ, मैं बार बार बता भी रहा हूँ वैसे आपको, कि न्यूमेरिक वैल्यू
न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ये तो पहले से हमें पता है, इसलिए मैंने उनको लिखा नहीं, जनरल चीजें हैं। जैसे पाई होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है 3.14, राइट। हमने कुछ लिखा 4 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, 6 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। इस टाइप से ई क्या होता है 2.17 इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशंस नहीं होती। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ये लिखे मैंने, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आपने फर्स्ट एग्जांपल किया था इसके अंदर, जिसमें t = 2 पाई रूट l/g आपने आंसर निकाला था, जिसमें यहाँ क्या लिखा हुआ था k। उस k की वैल्यू हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, ये केवल बाय एक्सपेरिमेंट ही सॉल्व किया जाता है। तो इस लाइन का मीनिंग ये हुआ, क्लियर है। सेकंड देखिए, वी कांट डिराइव द रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी हमारे फिजिक्स में वो सभी फॉर्मूले, वो सभी रिलेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होते हों, या फिर कोई एक्सपोनेंशियल e⁻⁻ समथिंग वाले फॉर्मूले काम में लेते हों, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस की हम बात करें, उस टाइप के कोई भी फॉर्मूला हम लोग किसके थ्रू डिराइव नहीं कर सकते, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। जैसे हमने बोला n = n0 e⁻ λt, ये आपको रिलेशन पता है, 11th क्लास वाले बच्चों को नहीं पता, टारगेट वाले समझते हैं, रेडियो एक्टिविटी आपने सबने पढ़ी है। तो इस टाइप का रिलेशन हम लोग नहीं निकाल सकते, क्लियर। और जैसे मैंने लिखा y = a sin ωt, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इन वेव और SHM, तो ये जो है ये भी हम लोग जो है इससे नहीं निकाल सकते। और देखिए, वी कांट डिराइव द रिलेशन और ए इक्वेशन in which 2 or more than 2 terms are added or subtracted। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है s = ut + ½ at² है। अब कोई हमसे कहे कि s जो है वो u पे डिपेंड करता है, t पे डिपेंड करता है, a पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है, तो इन्हें आपस में रिलेशन निकालिए। तो हम कभी भी ऐसा रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं, या मैं कहूं v² = u² + 2as, इस टाइप के रिलेशंस हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते। यस, ये जरूर है कि हम इसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, फिजिक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट है या फिर रॉन्ग है, इसको हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनली। वो भी कैसे, डायमेंशनली ये सही है या नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ 3 करके भी सोल्व करके बताया था, तब भी डायमेंशन क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। इसलिए ये इससे हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, वो भी कैसे, डायमेंशनली। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो उसका भी पता चल पाता पूरा, क्योंकि अगर यहाँ 3 होता है तब भी डायमेंशनल जो लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो सेम आंसर आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये इसकी क्या हो गई है, लिमिटेशंस। तो ये था आपका डायमेंशनल की जो है एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेके फिर से आपके सामने होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।